Hello everyone, myself Chan Prakash. Today's video is about how you guys can improve your score in CAT 2026, and I will introduce myself first of all and then we will start. Okay, so myself Chan Prakash. In CAT 2024 I scored a 90 percentile, as you guys can see here. In CAT 2025 I scored 99.97 percentile. In each and every section you guys can see the improvement. Okay, एंड आई विल टेल यू गाइज कि मैंने क्या ऐसा चेंज करा अपनी स्ट्रेटजी में, मैंने क्या ऐसे चेंजेस करे अपने एटीट्यूड में कि मैं एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करूँ कि मेरा स्कोर मैक्सिमम हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्टिंग विद VARC. फर्स्ट टास्क इज you should know the exam pattern. Okay, you have to know the exam pattern. As we know, अगर आप देखोगे तो हमारे पास RCs हैं और वर्बल एबिलिटी का पार्ट है. ओके, इन RCs we have 4 RCs and each RC have 4 questions, so total 16 questions यहाँ से. एंड VA पास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो इन 4 टाइप से पूछता है: पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी एंड सेंटेंस प्लेसमेंट. ओके, इन सबसे पूछता है और 2 क्वेश्चन ईच लेके अगर हम चलते हैं तो यहाँ से हमारे पास 8 क्वेश्चन. तो टोटल जो हमारा सेक्शन होता है ये हमारा 40 इन 40 मिनट्स वी हैव टू डू 24 क्वेश्चंस. ओके, आई होप इतना सबको पता होगा. ये सबसे पहला स्टेप है VARC को टैकल करने का. नेक्स्ट, अगर अब आप ये जान चुके हो कि VARC में हमें VA और RC दोनों ही पार्ट्स में रीडिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल RC में आपको 4 RC मिलेंगे और हर RC अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स के आसपास होगा. ठीक है, 500 प्लस माइनस 50 वर्ड्स कर लो तो RC एक रहता है. सिमिलरली VA में भी जो पार्ट है वहां पे भी आपको रीडिंग करनी ही करनी है. तो जो पूरा सेक्शन है, तो जो आपके पूरे 40 मिनट्स होने वाले हैं VARC में, वो हमारे रीडिंग के अराउंड ही होने वाले हैं. तो आपको इस बारे में बहुत क्लियर रहना है, बहुत ज्यादा क्लियर रहना है कि आपको रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है. ठीक है, आपको 40 मिनट्स के लिए रीड करते रहना है और उन 40 मिनट्स में आपको इतना अटेंटिव होना है कि आपकी हर रीडिंग से आप मतलब निकाल पा रहे हो, अपने काम की चीजें एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो. आई होप इतना क्लियर होगा. नेक्स्ट, ये जो 40 मिनट्स में आपको 4 RCs पढ़ने हैं वो डिफरेंट टॉपिक से होंगे. मे बी हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस और ऐसे ही कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी वहां पे हो सकते हैं. ओके, सो आपको हर तरह के टॉपिक से फेमिलियर होना है. ट्राई करो कि जितना डिफरेंट आप पढ़ सको उतने डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स आप पढ़ो. ठीक है, जितनी आप वैरायटी पढ़ सको उतनी वैरायटी पढ़ो. बट ध्यान रखना, आपका जो टारगेट है वो 450 से 500 वर्ड के 4 RCs पढ़ने हैं आपको इन एक्चुअल एग्जाम. ठीक है, और अगर मैं इसको टाइम में ब्रेक करूं तो वो जो आपका टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से होना चाहिए 4 मिनट्स के अराउंड, कि मैं 4 मिनट्स में एक RC की रीडिंग कर पा रहा हूं और फिर जो 3 से 4 मिनट बचेंगे आपके वो आपको लगाने हैं सॉल्व करने पे अपने 4 क्वेश्चन RC के. ठीक है, अगर आप इसके साथ चलोगे तो आप जो आपका मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ वो ये चल रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है VARC सेक्शन में, जिसमें से आप 28 to 30 मिनट्स में अपना RC वाला पार्ट कंप्लीट कर लोगे और बाकी 8-10 मिनट जो लगेंगे वो आपके VA वाले पार्ट में लगेंगे. ठीक है, ये तो हो गया रीडिंग का और रीडिंग स्पीड का जो आपको अचीव करनी है फाइनली, मतलब जो आपका टारगेट होना चाहिए. ठीक है, एंड ये मैं टारगेट इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये टारगेट लेके चले कि एक्चुअल एग्जाम में जिस दिन आप बैठो तब तक आप इतने रेडी हो चुके हो कि आप 20 प्लस तो अटेम्प्ट कर ही रहे हो. 20 प्लस तो मिनिमम है. ठीक है, 20 प्लस आपको अटेम्प्ट करना है. द रीजन मैं आपको बता देता हूँ, एक्यूरेसी. ठीक है, मैं अपने ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. ठीक है, और आप लोग को जितनी चीजें इसमें यू गाइस कैन टेक देम. ओके, मेरे साथ रखो उन बातों को और उनसे सीखो. ठीक है, मैंने कैट 24 में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे VARC में. सॉरी, 15 क्वेश्चन. उनमें 8 क्वेश्चन सही हुए और 7 क्वेश्चन गलत हुए. ठीक है, ऐसा मेरे साथ किसी मॉक में किसी सेक्शनल में कभी नहीं होता था. वो 24 वाले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ. बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज रीडिंग. रीडिंग वाला जो पार्ट है उसे मैं अंडर एस्टिमेट कर गया था. ठीक है, रीडिंग मैंने नहीं करी थी 24 वाले अटेम्प्ट में. मैं RC सॉल्व करता था, VA के क्वेश्चन सॉल्व करता था, बट एक्चुअली रीडिंग वाला मैंने बिल्ड नहीं करा था. इसलिए मैं कह रहा हूँ रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर वाला सिचुएशन है उसमें आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि रीडिंग स्किल्स आपकी कैसी है और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आप रीडिंग करने के बाद, पढ़ने के बाद आप कितना समझ पा रहे हो, वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. इस बात को ध्यान में रखना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ट्राई टू राइट समरी. अगर आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, आप पढ़ लेते हो फिर आप भूल जाते हो कि आपको क्या पढ़ा आपने थ्रू आउट द पैसेज और आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको बहुत टाइम लग रहा है. तो इनिशियली ये सब चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी होती थी. सो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि आप किसी स्टेज पे रुके रहोगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप इससे आगे बढ़ोगे बट विद प्रैक्टिस. ओके, मैंने भी किया है, मेरे साथ भी सेम हुआ है. मैं 13 to 14 मिनट्स में एक RC करता था. ठीक है, लास्ट जो मेरी स्पीड थी वो करीब 7.5 मिनट्स, लाइक 7.5 मिनट्स के करीब मैं अपना RC कंप्लीट करता था. ये मेरी स्पीड. ठीक है, और ये सब प्रैक्टिस की वजह से. नाउ समरी वाला कैसे आपको हेल्प करेगा वो बात को समझो. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बात समझनी है कि अगर कोई भी एक RC कैसे बन रहा है. वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक लाइन बनाता है. ठीक है,
ऐसे ही वर्ड्स का एक और कॉम्बिनेशन, एक और लाइन बनाता है। ऐसे लाइन 1 2 3 करके करते ऐसे लाइन जो बनेंगी, इन लाइन से एक पैराग्राफ बनता है। सिमिलरली दूसरा पैराग्राफ होगा और ऐसे पैराग्राफ करके एक पूरा आरसी बनता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अगर आपको हर एक वर्ड समझ में आ रहा है तो आपको वो लाइन समझ में आएगी, और अगर आपको वो लाइन समझ में आ गई है तो सिमिलरली सेकंड लाइन समझ में आएगी, और ऐसे ही हर लाइन का कनेक्ट करते करते आपको एक पैराग्राफ समझ में आएगा। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आ गए हैं तो आपको पूरा आरसी समझ में आ गया है। दैट्स द लॉजिक। बट ऐसा होता नहीं। ऐसा होता क्यों नहीं? क्योंकि जब एक सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है, एक लाइन खत्म होती है, एक सेंटेंस खत्म होता है, तो उससे नेक्स्ट सेंटेंस में जाने में ऑथर कई बार कई सारी चीजें यूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं वर्ड यूज कर लिया, या कहीं पे एडिशनली यूज कर लिया। ठीक है, एडिशनली, ऐसे कई सारे ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं हम इन्हें, कि अभी ऑथर कुछ बात कर रहा था और अब वहां से वो ट्रांजिशन कर रहा है। तो ऐसे ट्रांजिशन वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं ये चीज ध्यान में रखने के लिए, या फिर आपको उस टाइम पे और अटेंटिव हो जाना है, ठीक है, और अलर्ट हो जाना है कि अब ऑथर कुछ नई बात कहने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब जब आप ये चीज समझोगे तो अब आप समरी में क्या लिखोगे? समरी में आप ये लिखोगे कि अगर आपने एक पैसेज पढ़ लिया है, ठीक है, आपने एक पैसेज पढ़ लिया है, तो आप उस पैसेज से क्या समझे। नाउ अगर जब आप, मैं समरी लिखना शुरू में जब मैं समरी लिखता था, तो वो समरी लाइक एक आरसी की पूरी एक पेज में भी आ जाती थी। इट्स नॉर्मल, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, आप अभी शुरू कर रहे हो वो चीज। ठीक है, बट विद टाइम ये चीज जो है वो आपकी हो जाएगी कितना, आप 3 से 4 लाइन में पूरा का पूरा आरसी बता पाओगे कि मेरे को क्या समझ में आया, और ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। नाउ ये पूरे एक पेज से 3-4 लाइन में कैसे शिफ्ट हो पाओगे आप, उसके लिए मैं यूज करता था चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है इसमें आपको? फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्टिकल खोला, आपने उस आर्टिकल को पढ़ा, आपको उस आर्टिकल में जो जो भी समझ आया वो आपने, जैसे आपने एक पैसेज पढ़ा, उस पैसेज से जो समझ आया आपने वो लिख लिया। सेम सेकंड पैसेज जो समझ आया, सेकंड थर्ड पैसेज जो समझ आया, तो पूरे आरसी का आपका एक कुछ बन गया, जितनी भी लाइन्स का बना। आपने जो लिखा उस चीज को और जो एक्चुअल आर्टिकल है, उन दोनों चीज को चैट जीपीटी में डालना है, और उससे सिर्फ इतना सा बोलना है कि जो मैंने ये बात लिखी है, क्या ये ऑथर के मेन आर्गुमेंट है, या मैंने फालतू इधर उधर की बातें उन पे ध्यान दिया और मेन आर्गुमेंट को छोड़ दिया। तो आपको चैट जीपीटी खुद ही रेट करके बता देगा कि आपकी समरी कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, और चैट जीपीटी को थोड़ा सा ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देना कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे ज़्यादा, मतलब मुझे, क्योंकि चैट जीपीटी की जो आदत है वो ये है कि वो मक्खन लगा के बात करता है। वो आपको बताएगा कि हाँ आपने बहुत प्यारा लिखा, बहुत, उसे ये बोलना है कि स्ट्रिक्टली इसको इवेल्युएट करना है, जितना हार्श हो सकता है उतना हार्श हो जाए, क्योंकि जितना हार्श वो हो सकता है उतना इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, इस बात को समझना। ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। और चैट जीपीटी का आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने इंप्रूवमेंट में, ये मैंने आपको बताया। जैसे मैंने ये चीज़ यूज़ करा हुआ है, तो मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वही चीज़ बताई। ठीक है, द आर्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपने पढ़ लिया, आपको कुछ चीज़ समझ आ गई, ठीक है, बट द टारगेट इज कि आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, कोई ऑथर ने कोई पैसेज लिखा था, कैट में जो पेपर सेट कर रहा है उसने वहां से वो पैसेज उठाया जो ऑथर ने लिखा था, और उस पैसेज से उसने 4 क्वेश्चन बना दिए। तो अभी 4 क्वेश्चन बनाने वाला कौन है? कैट में जिसने पेपर सेट करा है वो। तो आपको इन 4 क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऐसा तो है नहीं कि इन 4 क्वेश्चन में पूरे के पूरे 450 से 500 वर्ड जो है उनके बारे में पूछ लेगा। इन 4 क्वेश्चन में एक होगा कि मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का, मेजर में जो क्वेश्चन होते हैं। एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल होगा कि ऑथर कोई बात कह रहा था, इस बात का क्या मतलब हो सकता है अगर हम उसे निगेट करें या उसे वो करें, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बट आपको जरूर 400-500 वर्ड्स में हर चीज ध्यान रखनी है। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, और बहुत प्यार से सीखनी है कि आपको कौन से चीजें इग्नोर करनी है एक आरसी में। ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ याद रखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। आपको वो चीज याद रखनी है जो चीज इंपॉर्टेंट है, उस चीज को नहीं भूलना है। आपको वो मेन पॉइंट याद रखना है। और मैक्सिमम केसेस में अगर आप ये समझ गए कि ऑथर किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, ऑथर का मेन पॉइंट क्या है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी लाइन पे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑथर किसी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा है, ऑथर ने किसी टॉपिक के बारे में बात करी और ऑथर उसका रियल लाइफ में यूज हो इस बात को सपोर्ट कर रहा है, तो अब अगर क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में ये आ जाता है कि वो नेगेट हो रही है वो चीज, तो आप डायरेक्टली उस ऑप्शन को हटा सकते हो ना। क्यों हटा सकते हो? क्योंकि आप ये जान चुके हो कि ऑथर उस चीज के सपोर्ट में है, ना कि उस चीज के अपोज में है। ठीक है, तो ये चीजें समझने वाली चीजें हैं। ये जो मेन पॉइंट्स हैं, ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये मेन पॉइंट है, और आपको उस पर फोकस रखना पड़ेगा अपना। ठीक है, थ्रू आउट द रीडिंग ऑफ द पैसेज आपका ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, नाउ लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस इज द डिफरेंस। कैसे डिफरेंस है? सबसे पहली चीज तो मैंने जो आपको टाइम बाउंडेशन वाला बताया, आप आरसी पढ़ सकते हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो सकता है, बट ध्यान में रखना यू हैव 40 मिनट्स, उन 40 मिनट्स में आपको स्कोर करना है। ठीक है, उन 40 मिनट्स में आपको स्कोर करना है। 72 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, एंड अभी भी जो है वो 38-40 मार्क्स, 72 मार्क्स में से 38-40 मार्क्स, रफली अराउंड 50 to 55%, 55% मान के चलो, ये आपका 99 परसेंटाइल है कैट के बीआरसी में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो समझ लो कि कितने लोग एक्चुअली कर पा रहे हैं, और 99 परसेंटाइल लाने का मतलब भी ये होता है कि आप सिर्फ 2500 बच्चों में हो। ठीक है, 2.5 के आउट ऑफ 2.5 लाख बच्चे जो पेपर देने आए थे वहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ 2500 बच्चे ये कर पा रहे हैं कि वो 50% मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट टफ, वो टफ नहीं है, वो प्रैक्टिस का गेम है। वो इस चीज़ का गेम है कि आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज़ के लिए। जब वो 40 मिनट उस प्रेशर में आपको वो रीडिंग करनी है, 4 आरसी पढ़ने हैं और 8 बीए के क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, तो आप उनको कैसे कॉम्प्रिहेंड करोगे उस प्रेशर में, वो आपको चीज़ सीखनी है। वही गेम, वही पूरी प्रिपरेशन है, वही पूरा कैट प्रिपरेशन उसी के अराउंड है सब कुछ। सिलेबस कोई फिक्स है ही नहीं, आप जो कहो कि मैंने सिलेबस कर लिया और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है।
आपको माइंड स्ट्रॉन्ग करना है, सब कुछ माइंड का गेम है। अगर आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि यू कैन परफॉर्म इन प्रेशर, यू कैन परफॉर्म इन टाइम बाउंड जो भी हमारे पास वहाँ पे है, उसमें अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हो बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, दैट्स ऑल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे DILR में। अगेन DILR में आपको सबसे पहले अपना एग्जाम पैटर्न जानना है। कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं है, ठीक है। एग्जाम का नाम ही हमारा लॉजिकल रीजनिंग। सो आपको रीजनिंग जो है उसके बारे में बहुत अच्छे से एकदम पता होना चाहिए। पता होना चाहिए इन द सेंस कि आपको ये चीज़ डेवलप करनी है, ठीक है। कई लोगों में ये होता है कि नेचुरल होता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें, बट नहीं है तो लाइक यू कैन डेवलप एंड यू कैन डेवलप इट विद प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करनी है वही बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या 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 होता है इसमें। कुछ अरेंजमेंट के सेट आ जाते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट की फॉर एग्जाम्पल अभी तक आप लोग ऐसे फेमिलियर होंगे जब इन सब चीज़ों से, ठीक है। और टेबल्स होता है, ठीक है, चार्ट्स होते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ओके, शेड्यूलिंग के क्वेश्चन, इस टाइप के कुछ कुछ टॉपिक है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको ये सब पता है तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, तो आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पजल्स, ठीक है, जैसे सुडोकू हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सुडोकू होता है ना, सुडोकू में क्या होता है, आपकी ऐसे फिल करने होते हैं आपको बॉक्स, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि यहाँ से वो मैच ना हो और यहाँ भी उसके ऐसा कुछ ना आए, तो ये सब चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अपना लॉजिक बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे सोचूं, ठीक है। और ये आपको लॉजिक जो है वही हर जगह ढूंढने की कोशिश करनी है। वो लॉजिक ढूंढने से ही आपके सारे के सारे जो DILR में क्वेश्चन है वो भी बनेंगे, ठीक है। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत ही कम है, और वो थ्योरी वाला पार्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आप करो ना करो, वो आपको यूट्यूब में बहुत इजीली मिल जाएगा किसी भी टॉपिक का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट कैट DILR सर्च करोगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। इसमें से जो ये चार्ट्स वाली चीज़ है, इसमें ध्यान रखना कि चार्ट्स वाला जो पार्ट है वो आप कर लो। क्यों? क्योंकि चार्ट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो वो सेट होते हैं वो इजी सेट्स होते हैं, मतलब इजीली सॉल्व हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कह रहा हमेशा, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो चार्ट्स वाला जो पार्ट है उसे मिस ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें स्कोर आप कर लोगे इजी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप दो चीज़ें समझ चुके हो कि ये बेसिक है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए और ये लॉजिक वॉजिक, अब जो आपका जो रियल चीज़ है वो है कि आपको एक्चुअल सेट्स जो हैं जो एक्चुअली वहाँ पे आते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, आपका कोई कोचिंग में एनरोल्ड हो आप, वो हो सकता है, ठीक है, या कुछ कुछ भी ऐसे जहाँ से भी आपको सेट्स प्रैक्टिस करने हैं। और ये नहीं कि आपको इतने नंबर ऑफ सेट्स करने हैं या ये करना है वो करना है, नहीं। नंबर ऑफ सेट से कुछ नहीं होगा अगर आप वो सेट्स सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व कर रहे हो। द मेन मोटिव इज टू बिल्ड द लॉजिक। आपको अपने दिमाग में वो लॉजिकल थिंकिंग बनानी है कि मैं सोच पाऊँ। आप कितने सेट सॉल्व करके वो बना रहे हो इट डजेंट मैटर। आप 400 सेट सॉल्व कर चुके हो पर अभी भी वो लॉजिक नहीं है तो आपके मार्क्स एग्जाम डे पे नहीं आएंगे। आपको वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाने वाला कि सॉल्यूशन ऐसे है, चलो आप सॉल्व कर ले, ठीक है। सो इट विल नॉट हेल्प यू, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो आपको वही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक्चुअल सेट्स को प्रैक्टिस करना है जो मैंने आपको बताया। और हाँ, सेकंड चीज़ टाइम लिमिट, ठीक है, 40 मिनट्स का है। अगेन 40 मिनट्स आपको 5 सेट मिलते हैं, ठीक है, अभी जो पैटर्न चल रहा है कैट में। और आपको स्कोर, अगर आपको एकदम 99 परसेंटाइल वाला भी सोच के चल रहे हो, तो अगर आपके 2 सेट कंप्लीटली सही हैं तो यू विल बी अराउंड 98 टू 99 परसेंटाइल। और अगर आपके इसमें से 3 सेट सही हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 की जगह 3 सेट सही हो जाते हैं, तो यू विल बी 99.9 प्लस इन परसेंटाइल। समझ में आ रही है? 98 टू 99 परसेंटाइल इज अगेन कि आप 2500 बच्चों में हो, 99.9 मतलब कि 250 बच्चों में, मतलब 40 मिनट के अंदर इन 5 सेट में से सिर्फ 250 बच्चे ऐसे हैं जो 3 सेट सॉल्व कर पा रहे हैं। ये डेटा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, इसमें भी कुछ ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। सो यू हैव टू सेट योर टारगेट्स, आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू वांट टू अचीव, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि 40 मिनट्स में मुझे 2 से 3 सेट सॉल्व करने हैं, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे मैं अपना तरीका आपको बताता हूँ, मैं क्या करता था, जो हम सेक्शनल देते हैं या मॉक्स देते हैं, मैं उनमें 40 मिनट्स को ब्रेक करता था 2 पार्ट्स में। पहला 4 से 5 मिनट जो होते थे उसमें मैं अपने सारे 5 जो सेट आए हुए हैं इनिशियल 4 टू 5 मिनट्स मैं उनको प्रायोरिटाइज करता था कि फर्स्ट नंबर पे मैं ये सेट सॉल्व करूंगा, सेकंड में ये सॉल्व करूंगा, थर्ड में ये सॉल्व करूंगा, फोर्थ पे ये सॉल्व करूंगा और फिफ्थ पे ये सॉल्व करूंगा। नाउ अब मैंने जब ये प्रायोरिटाइज कर लिया, ये प्रायोरिटाइज देने का ऑर्डर क्या होता था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ पहले, तो मुझे पता है कि मैं कैसे सेट से फेमिलियर हूँ, कैसे सेट पढ़ने के बाद मुझे अच्छे लग रहे हैं कि हाँ मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, इन्हें अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये भी प्रैक्टिस के बाद की बात है, ठीक है। नाउ अब मैं इनको प्रायोरिटाइज कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा इन्हें सॉल्व करना, ठीक है। और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला सेट उठाया तो पहले सेट में मुझे 4 मिनट हो गए, 4-5 मिनट हो गए, तो अगर ये हो रहा है देन गुड, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं इसे छोड़ दूंगा 4-5 मिनट, क्योंकि मेरे पास अभी देने के लिए बाकी टाइम है इन 4 से 5 सेट को, ठीक है। और ये लीव इट, ये वाली जो आर्ट है इसको सीख लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे DILR में चाहे क्वांट में। अभी क्वांट में भी बताऊंगा कि ये चीज़ भी जरूरी है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, ये 4 मिनट के बाद हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 2 से 3 सेट बनाना, ठीक है। अब क्योंकि मैं शुरू के 4-5 मिनट दे चुका हूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन जो 4-5 सेट होंगे ना, तो इनमें से एक सेट जो है अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो तो एक सेट आपका 8 मिनट में करीब करीब बन जाता है, 8-9 मिनट में। ये पैटर्न नहीं, ये पैटर्न है एक्चुअली में, ये कैट पे पैटर्न है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो तो एक सेट ऐसा होगा जो 8-9 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देन यू आर लेफ्ट विद लाइक 8-9 मिनट अगर आप निकाल दो 35 में से तो कितना बचा, 26-27 मिनट के करीब आपके पास बचेंगे। उन 26-27 मिनट में अब आप 2 सेट कैसे सॉल्व करते हो, यू हैव टू मैनेज, ओके। और ये जो 8-9 मिनट भी कह रहा हूँ ये भी कई बार जल्दी हो जाता है, तो यू हैव इनफ लाइक 26-27 मिनट, 13-14 मिनट का टाइम आपके पास बाकी 2 सेट्स के लिए होता है, अगर आपको वो टॉप वाला एकदम स्कोर करना है। वरना अगर आप 2 सेट में सेटिस्फाइड हैं या आप 2 सेट में 98-99 परसेंटाइल वाला जो आपका टारगेट है
वो रखना है आपको, देन वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है और आपको इनफ टाइम है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो सेट आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस सेट उसके किसी भी क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल एक सेट में 5 क्वेश्चन है तो उनके 5 के 5 क्वेश्चन फिर आपके सही होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन गलत पढ़ लिया जल्दीबाजी में या जल्दीबाजी में कुछ गलत टिक कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब के लिए फिर आप खुद को कोसो, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। ये सारी मिस्टेक अभी कर लो मॉक में, सेक्शनल्स में, ये सारी मिस्टेक्स करके अभी सीख लो। ये मिस्टेक्स करने का ऑप्शन एक्चुअल एग्जाम में नहीं है। आपको 100% एक्यूरेट होना है जो आप सेट अटेम्प्ट कर रहे हो उन पे, ठीक है, दैट्स द की। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट एक्चुअल कैट पेपर है, ठीक है, एक्चुअल कैट के जो पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं 2017 से लेकर 2022 तक के जो है वो आपको एज अ सेक्शनल देने हैं। कैसे देने हैं? एज अ सेक्शनल देने हैं। तो जब आप टाइम पीरियड में उनको अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम में जब मेरे पास 40 मिनट होंगे तो मेरे को कैसे उन्हें डिवाइड करना है अपना टाइम, या कैसे मुझे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है, उन 40 मिनट्स में मुझे वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ 2027 से 2019 तक थोड़ा टाइम वाला वो डिफरेंट होगा क्योंकि 1 घंटे का होगा उस टाइम पे अगर आप देखोगे, बट उन्हें अटेम्प्ट कर लेना। द मेन थिंग इसकी आपका लॉजिक भी डेवलप होगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअल कैसे क्वेश्चन पूछता है कैट उसका आइडिया लगेगा, ठीक है। एंड जब आप अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद आप उनके सॉल्यूशन भी तब देखोगे जब आप अटेम्प्ट करने के बाद, फिर जब आपका बाद में आप चेक करोगे क्या सही क्या गलत हुआ, फिर आप उसमें और ट्राई करोगे, ठीक है। आप और अटेम्प्ट करोगे कि जो मेरे से तब नहीं बन पाए टाइम प्रेशर में, क्या अब बन पा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास ऑप्शन है सॉल्यूशन देखने का, ठीक है। बी टफ विद योरसेल्फ जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि एग्जाम वाले दिन में एग्जाम टफ होगा, इस बात को ध्यान में रखना। तब तक आप अपने को कितना ही स्मूथली ट्रीट करो, आप कितना ही अपने को अच्छे से ट्रीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने को एकदम टफ ट्रीट करो, अभी अभी टाइम है खुद को टफ ट्रीट करने का। एग्जाम डे में तो कैट का एग्जाम संभाल लेगा, वो है वहाँ पे टफ ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो अभी अपने को ऐसे आराम मत दो कि अभी सॉल्यूशन देख रहे हैं, अभी ये सब कर रहे हैं, नहीं। अभी खुद के साथ टफ होना है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ओके, एंड यू हैव टू रियली रियली बी टफ विद योर सेल्फ। इस बात को ध्यान में रख लो, 4 से 5 बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ। अपने साथ फ्री नहीं होना है, अपने को फ्री नहीं छोड़ना है कि चलो सॉल्यूशन देख लेता हूँ, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं। ये सारी गलतियाँ हैं जो आपका स्कोर बाद में गिराएंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। नेक्स्ट वी हैव क्वांट। क्वांट में क्या है, हमारा सिलेबस हमें फिक्स पता हुआ है, ठीक है, कि हमें ये टॉपिक करने हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है वेटेज और एक दूसरी चीज़ मैंने कंप्लीट सिलेबस। वेटेज में क्या है? वेटेज में हमें पता है कि जो हमारा अरिथमेटिक वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से शुरू करते हैं, ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क या जो ऐसे करते करते कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर शिफ्ट में हर ईयर एक एक क्वेश्चन तो पूछ रहा है, तो ऐसे तो हमें छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। क्वांट में भी गेम क्या है, देखो 22 में से अगर 11 क्वेश्चन आप सही करके आते हो, लाइक 32-33 मार्क्स वाला जो रेंज है आपका, तो आप एकदम स्वीट स्पॉट में बैठोगे 99% वाली, समझ रहे हो, ठीक है। तो नाउ अब इतने कम मार्क्स में इतनी परसेंटाइल कैसे आ जा रही है? क्योंकि लोग कर नहीं पा रहे, ठीक है। लोग कर क्यों नहीं पा रहे हैं? देखो ध्यान से देखो, रीजन बता देता हूँ। रीजन ये है कि क्वांट में हमेशा 3 होंगे। एक जो ईजी लेवल के, ईजी लेवल ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़ाई करे चले जाओ और आपको ईजी लेवल, पढ़ाई करने के बाद ईजी लेवल। दूसरा मीडियम और तीसरा हार्ड। ये जो हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप इनमें टाइम देने लगो तो आपके 5 मिनट हर एक क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। और मैं ये उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो जीनियस वाले लोग हैं, सबके लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। तो इसको ऐसे जनरलाइज रखना है इस बात। ईजी और मीडियम पे आपको अपना टाइम देना है और इनको अवॉइड करना है। जितने ये क्वेश्चन अवॉइड कर पाओगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, जितना इनमें टाइम बढ़ा पाओगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका फोकस इन पे होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहचानना अगर आप सीख जाओगे मॉक और सेक्शनल प्रैक्टिस करते करते, तो आप जो वो 22 में से कौन से 11 अटेम्प्ट करने हैं ना आपको 100% एक्यूरेसी से, वो आपको 11 क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे हर पेपर में। और ये मजाक की बात नहीं है, आप ये अभी से मॉक देना भी शुरू करो ना, तब भी आप ऐसा होगा कि आप इस चीज़ को इग्नोर करते जाओ कि ये बात बिल्कुल बेसलेस है, बट ये बात रियल है। अगर आप इस चीज़ को थ्रू आउट हर एक मॉक में प्रैक्टिस करोगे, इट विल इम्प्रूव योर स्कोर्स लाइक लिटरली, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि आपको वेटेज के हिसाब से देखना है, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का वेटेज है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जो है उनको आपको कर लेना है, ठीक है, करना ही करना है क्योंकि उनसे क्वेश्चन आ रहा है। बट नेक्स्ट थिंग मैंने लिखा हुआ है कि कंप्लीट द सिलेबस। इसका क्या मतलब है कंप्लीट द सिलेबस? मैं ये वो कहना चाहता हूँ कि मेरा ये वो रहेगा, आप प्रायोरिटी दो कि आप वेटेज वाला जैसे आपका हो गया कि आपके जो मेजोरिटी ऑफ वेटेज है वो आप पहले कवर करेंगे, बट विद द टाइम आप कंप्लीट कर लो सिलेबस को। ऐसा मत करना कि कोई टॉपिक छोड़ दिया। क्यों? अगर वो जो ईजी वाले क्वेश्चन आए थे ना, वो फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योमेट्री छोड़ा था और ज्योमेट्री से ही आ गया, तो आपके 3 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। और ये 3 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएंगे आपकी परसेंटाइल में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हर एक नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और कोई भी टॉपिक ना छोड़ो, क्योंकि अगर उस टॉपिक से ही ईजी क्वेश्चन आ गया देन बहुत बुरा लगेगा। बुरा क्या लगेगा? बुरा होगा, और वो बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ट्राई कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। नाउ देर आर टू, आई वुड से कि मैं जो अपने हिसाब से डिवाइड करूँगा वो टू लेवल ऑफ क्वेश्चन होंगे। पहला लेवल ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको सीधे सीधे समझ आ गया कि इसमें मुझे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन को पकड़ोगे और सॉल्व कर दोगे, ठीक है। लेवल 2 ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? उसमें ना ऐसे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होगा प्लस साथ में एक कोई कॉन्सेप्ट होगा जिसमें कुछ नंबर सिस्टम या फिर कुछ इनइक्वालिटी या इस टाइप कुछ लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे। आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि अगर एक कॉन्सेप्ट में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, ये जो है आपको सीखना है, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कैट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी लेवल पे होते हैं, इन्हीं को मीडियम लेवल कहते हैं, ठीक है। और
22 में से जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो इसी मीडियम वाले लेवल में गिरेंगे। अगर आप मान के चलो कि यहाँ पे चार पाँच सेटर मतलब 4-5 ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं कैट में, तो बाकी जो है 4 हार्ड में रख लो, 4 इधर रख लो, 8 और 12-13-14 क्वेश्चन जो है वो आपको मीडियम लेवल पे मिलेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ थर्ड जो इसमें बात करूंगा मैं वो करूंगा रिवीजन की। ठीक है, क्वांट में बहुत बहुत जरूरी है कि आप टॉपिक रिवाइज करते रहो अपने। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज अपने बताओ, आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उन्हें रिवाइज करते रहो। ठीक है, अपने फॉर्मूलाज से मतलब बार बार आप गो थ्रू करते रहो कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, वो चीज़ें रिवाइज करते रहो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज मॉक्स एंड सेक्शंस। ठीक है, अगेन कैट 2017 से 2022 तक के आपको सेक्शनल देने हैं। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आपको मॉक्स और सेक्शंस ना भी दो तो क्वांट में क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो कर लिया टॉपिक वाइज। फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपने अभी टॉपिक पढ़ा एवरेज स्पीड, ठीक है, तो आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करने चले गए, तो आपको पता है ना कि अभी आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कर रहे हो, तो अभी आपका दिमाग सारे फॉर्मूला सोच लेगा एवरेज स्पीड के। बट अगर एक क्वेश्चन आपने रैंडमली देखा, देन आपको दो चीजें करनी है। पहले तो ये देखना है कि वो कौन से टॉपिक का है, फिर उस टॉपिक का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और एक्चुअल यही है जो कैट में करना है आपको। ठीक है, कैट में आपको ये नहीं आएगा कि ये इस टॉपिक का है आप इसका फॉर्मूला लगाओ, आपको टॉपिक पहचान के आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ केसेस में लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ। ठीक है, कि मैंने थ्योरी तो सब पढ़ी है बट क्वेश्चन नहीं हो पाते। क्वेश्चन नहीं हो पाते उसका रीजन यही है कि प्रैक्टिस नहीं करी है अभी। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आप पहचान सको कि कौन सा टॉपिक है और मैंने इस टॉपिक में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था जो इस क्वेश्चन में यूज हो सकता है। यही प्रैक्टिस है, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं, वरना तो कोई भी जाके बैठ जाए और पेपर सॉल्व करने लग जाए। ठीक है, आई होप ये क्लियर होंगी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं फालतू बोल रहा हूँ। इट्स अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मैं जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा जो सेकंड अटैम्प्ट था उसमें मैंने क्या चेंज करा, उसके अराउंड ही सारी बातें बोल रहा हूँ, और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, नाउ लास्ट थिंग इज मॉक्स एंड सेक्शनल। डोंट अंडर एस्टिमेट। ठीक है, मॉक्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी मॉक्स दो, सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो भी मॉक्स दो, मॉक्स देने ही देने हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, देखो मॉक्स में लो स्कोर होगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मॉक्स सिर्फ आपके पास है। मॉक्स से आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलना, आपका टारगेट है एडमिशन लेना, और उस एडमिशन के लिए आप कैट दे रहे हो, कैट 26 आपको वहाँ स्कोर करना है। और अगर आपको वहाँ स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी। उन प्रैक्टिस के लिए ये मॉक्स हैं, इनके लो स्कोर या उनसे कुछ आपको कोई लेना देना नहीं है। लो स्कोर सिर्फ एक ही यूज़ के हैं, आपकी गलतियां बताने के लिए कि क्या गलतियां करने की वजह से आपका लो स्कोर आया, और वो गलतियां आप आगे रिपीट ना करो ताकि आपका एक्चुअल एग्जाम में लो स्कोर ना आए। दैट्स द सिंपल लॉजिक। सारी एंग्जाइटी सारा स्ट्रेस इस लॉजिक से खत्म करो। मॉक्स दो, सेक्शनल्स दो, प्रैक्टिस अलॉट, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, एंड that's the only way. ठीक है, I hope this session is useful for you guys. Okay, thank you for watching, and please like the video, subscribe to the channel and share the video. और मेरे से कनेक्ट करने के लिए जस्ट मैसेज मी ऑन Instagram. This is my Instagram account, aptitude with Chandra. Thank you so much for watching.